आज जिस कंपनी की बात हम करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है वोल्टेम ट्रांसफार्मर। अपनी तरह की एक विशेष कंपनी है। और आप ये समझिए कि किसी बिजनेस को कैसे कंजर्वेटिवली चलाया जाता है। अब ये कंजर्वेटिवली चलाने का क्या मतलब है? मतलब आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका बिजनेस या बिजनेस की स्टेबिलिटी या बिजनेस के कैश फ्लो में या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़े। तो उस चीज़ को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या कंजर्वेटिव कंपनी कहा जाता है। तो ये जो वोल्टेम ट्रांसफार्मर है, इसकी स्थापना 1967 में ललित कुमार पटेल जी ने की। तो ललित कुमार पटेल जी तो इस दुनिया में है नहीं, अब उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी जो है इस बिज़नेस में आ रही है और बहुत अच्छे से ये संभाल रहे हैं। तो अब ये ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे आप बिजली के वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, जहाँ से बिजली आती है वहाँ से वो बहुत हाई पावर की, या ऐसे कहें, मैं सब साधारण शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वहाँ से बहुत हाई वोल्टेज की बिजली आती है जहाँ से पावर जनरेट हो रही है। लेकिन आपके घरों में जो बिजली सप्लाई होती है वो 440 वोल्ट की होती है। तो वो जो, मान लीजिए वहाँ 10,000 वोल्ट की सप्लाई है जहाँ से बिजली जनरेट हुई वहाँ से, और आपके यहाँ 440 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए 10,000 से 400 वोल्ट पे लाने के लिए जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो अब ट्रांसफार्मर आपने और जगह भी देखेंगे, जैसे मोबाइल का जो आपका चार्जर है, तो वो जो मोबाइल का चार्जर जिसको आप पिन करते हैं मेंस में, वहाँ पर जब आप पिन करते हैं तो वो 440 वोल्ट या 220 वोल्ट की जो सप्लाई होती है, उस 220 वोल्ट की सप्लाई को वो 5, 10, 15, 20 इस तरह की रेंज में ये आपका जो चार्जर है ना वो कन्वर्ट कर देता है। तो चार्जर भी एक छोटा ट्रांसफार्मर है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि वहाँ से भी 440 वोल्ट की आ जाए और घर में भी 440 या 220 वोल्ट की जो सप्लाई आपकी है वो आ जाए। तो ऐसा क्यों नहीं होता? हाई पावर पे या हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिशन की आवश्यकता क्या होती है? देखिए, उसके एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कम वोल्टेज पे बिजली को ट्रांसमिट करते हैं तो ये एक इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट है। तो वहाँ से क्या होता है कि उसमें बिजली की जो ताकत है ना वो कम हो जाती है, मतलब बिजली की आप समझ लीजिए क्षति हो जाती है उसमें। तो इसलिए हाई पावर पे या हाई वोल्टेज पे बिजली को दूर से आपके घरों तक पहुँचाने के लिए ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं। देखिए, एक ट्रांसफार्मर हुआ पावर ट्रांसफार्मर, एक हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो जब हाई वोल्टेज वाले जो ट्रांसफार्मर्स हैं आपके, जो जहाँ से बिजली जनरेट हो रही है, वहाँ से आपके शहर तक बिजली, जो एक अपने कहते हैं ना एक बड़ा पावर हाउस है, तो वहाँ तक लाने में जो ट्रांसफार्मर्स काम आते हैं उनको आप पावर ट्रांसफार्मर्स बोलते हैं। और फिर वो जो बड़ा पावर हाउस होता है उससे जब आपके घर पर आती है बिजली, तो वहाँ पर बीच में जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स कहते हैं। अब ये दो चीज़ होगी, पावर ट्रांसफार्मर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ड्राई ट्रांसफार्मर और एक होता है ऑयल कूल ट्रांसफार्मर। तो ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में ये होता है जो कि जब बिजली ट्रांसफार्मर के अंदर आती है, क्योंकि आपकी जो बिजली है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही आपके घर पे आ रही है, तो जब बिजली उस ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है तो वो हीट अप होने लग जाता है। तो जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं कि उसको नेचुरल हवा से, या जो अपन जैसे ठंडक हो जाती है हवा की ठंडक से, उसको ठंडा नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए क्या है, ऑयल काम में ले जाता है, स्पेशल तरीके का ऑयल होता है जिससे कारण वो ठंडा होता है। और जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं वो ड्राई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। और वो ट्रांसफार्मर जो है उसमें सिर्फ हवा, जो आपकी आसपास जो हवा चल रही होती है उससे वो ठंडा होता है। तो ये रही बात। अब ये जो कंपनी है ये ऑयल ट्रांसफार्मर भी बनाती है और ये ड्राई ट्रांसफार्मर भी बनाती है। और इसका जो मार्केट शेयर है ना वो करीब 30% है, 35% इसका मार्केट शेयर है ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्री में, और मार्केट लीडर है ये। अब ये इनका बिजनेस क्या है? देखिए, बिजनेस किस तरीके, मतलब बिजनेस में ये कौन से इनके क्लाइंट्स हैं? तो इनके जो क्लाइंट्स हैं ना वो
एक तो हैं प्राइवेट सेक्टर के और एक है डिस्कॉम के। डिस्कॉम क्या होते हैं? जो आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपके शहर में जो सरकारी कंपनियां होती हैं, छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, जैसे बड़े शहरों में तो आजकल प्राइवेटाइज हो गई पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन छोटे शहरों में ये कंपैरेटिवली महानगरों के अलावा जो शहर है उनमें जनरली एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है और वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है एक, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसको डिस्कॉम बोलते हैं वो सरकारी कंपनी, आप ये समझ लीजिए। तो सरकारी कंपनियों को भी दो तरह के इनके ग्राहक हैं, जैसे मैंने बताया, एक प्राइवेट सेक्टर और एक सरकारी वाले। तो जो सरकारी वाला होता है ना, उसमें दिक्कत क्या होती है, वो पैसे नहीं देते, उनकी हालत वैसे ही ख़राब होती है, क्योंकि आपके यहाँ हमारे यहाँ जो बिजली आती है वो सस्ती दरों पर आती है, सब्सिडाइज रेट पर आती है, तो वो इतना खर्चा इनके ऊपर, डिस्कॉम का इतना ज़्यादा इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ होता है कि ये जब कोई भी ट्रांसफार्मर वगैरह का ऑर्डर देते हैं और कोई इनको सप्लाई कर देता है, तो पैसे लेने में उस कंपनी को जिसने ट्रांसफार्मर सप्लाई किया है तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती। तो इसलिए इन्होंने, वोल्टेम वालों ने ये कह रखा, भाई हम तो दूर ही रहेंगे। अब ये कंजर्वेटिव प्रैक्टिस है इनकी कि भाई हम सरकारी ठेके नहीं लेंगे, चाहे ठेके कम मिल जाएं, लेकिन हम ऐसी कंपनियों को, ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ को ठेके देंगे, हम ऐसी प्राइवेट कंपनियों से ठेके लेंगे, मतलब उनके लिए ट्रांसफार्मर बनाएंगे जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी हो। अब क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होने का क्या मतलब है? भाई जल्दी पेमेंट मुझे मिल जाए। अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले होंगे तो मैं बढ़िया माल बना के दूंगा और मैं बढ़िया उनसे पैसे लूँगा और बढ़िया सर्विसिंग करूँगा। तो ये कंजर्वेटिव है, ये नहीं बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए इनकी ग्रोथ जो है ना, जो ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा कैश उगलने वाली कंपनी, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इनका जो मेन रॉ मटेरियल है उसमें इश्यूज आते हैं। ये क्या है कि ये जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी को ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है, वो इनको ऑर्डर देती है, तो फिक्स प्राइस ऑर्डर होते हैं कि भाई तुम तो देखो, बात ही है 2 लाख रुपए में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 2 लाख रुपए मुझे ट्रांसफार्मर बना के तुम दे दोगे। अब वो 2 लाख का, वो तो 2 ही लाख का पेमेंट आपको करने वाला है, और अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस चेंज होगी तो उसको भुगतना वोल्टेम वालों को है। अब इनका रॉ मटेरियल क्या है? तो इनका रॉ मटेरियल है 2 तरह के स्टील है, एक सिलिकॉन स्टील है, एक कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील है। अब ये टेक्निकल बातें, बस आप इनमें ये समझ लीजिए कि ये जो स्टील है ना, वो हिंदुस्तान में नहीं बनाए जाते, भारत में इनके बहुत ही कम बनाने वाले हैं। तो इसका कारण क्या है कि जो सिलिकॉन स्टील है और जो CR जो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील है, वो ट्रांसफार्मर में काम आते हैं, कोई और स्टील काम में नहीं आता। देखिए उसका एक इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट है। तो अगर आप में से किसी ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हो या फिजिक्स का एडवांस कोर्स किसी ने किया हो, तो आपको ये बात पता होगी कि जब बिजली ट्रांसफार्मर में जाती है, एंटर होती है, जब मैंने ट्रांसफार्मर लगा दिया, अब उसमें जब बिजली एंटर होती है तो वो क्या करती है, वो उस स्टील को चुंबक में बदल देती है। और जब वो चुंबक में बदलती है, बहुत सरल सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, तो चुंबक में जैसे ही वो बदलती है वैसे ही वो बिजली को अपने से अंदर से पास नहीं होने देता। और आपका पर्पस क्या है कि यहाँ से बिजली आए और दूसरी साइड से जाए, तभी तो आपके घर तक पहुँचेगी। तो ये जो ऑर्डिनरी स्टील है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें चुंबकत्व पैदा हो जाता है, और इसके कारण से वो जो एनर्जी है या बिजली है उसको आगे नहीं जाने देता। और ये जो 2 तरह के सिलिकॉन स्टील और CR जो स्टील है ना, वो आसानी से बिजली, वो मैग्नेटाइज नहीं होते और वो बिजली को आसानी से अपने थ्रू पास होने देते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है, मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि आखिरकार इस शेयर का या इस कंपनी का भाग्य किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो ये 2 रॉ मटेरियल तो स्टील हो गए जिनसे बॉडी बनती है और इनका ट्रांसफार्मर कोर मतलब अंदर का पार्ट बनता है। उसके बाद इसके ऊपर वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग जो होती है ट्रांसफार्मर में वो कॉपर की होती है, जैसा आप सब जानते हैं, जैसे पंखे की वाइंडिंग होती है, मोटर की वाइंडिंग होती है, तो वैसे ही कॉपर की वाइंडिंग अंदर ट्रांसफार्मर में भी होती है। तो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है तो उसमें ट्रांसफार्मर कॉपर काम आता है, तो कॉपर काम आता है तो कॉपर की प्राइसेस इंटरनेशनली डिसाइड होती है। ऐसे ही इनके जितने भी रॉ मटेरियल हैं वो सारे वो इंटरनेशनली प्राइस डिटर्मिनेशन वाले, यानी कि इनके जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो इंटरनेशनली डिसाइड होती है। लेकिन ये कोई एक्सपोर्ट नहीं करते। अगर एक्सपोर्ट करते कोई सामान का, मतलब इनका जो बिजनेस है ना वो ऑलमोस्ट 100% वो इंडिया के लिए है। ये जितने भी ट्रांसफार्मर सप्लाई करते हैं एक्सपोर्ट नहीं करते, इंडिया के लिए ही है। तो
कहने की बात ये है कि अगर रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन में इंटरनेशनल मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन, अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस में कोई इंक्रीज होता है तो वो इनको बियर करना पड़ता है। तो एक इनका रिस्क ये है। दूसरा बात क्या है कि इन्होंने एक बड़ा जोरदार काम कर रखा है, वो ये है कि इनका, जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छे क्रेडिट वर्दी कंपनीज को ये ट्रांसफार्मर सप्लाई करते हैं, तो पैसा जल्दी आ जाता है। तो जब पैसा जल्दी आ जाता है तो उनको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए उन कंपनीज को, तो वो इनसे एक बैंक गारंटी रखवाती हैं कि भाई हमने आपको ऑर्डर दे दिया, आप टाइमली ऑर्डर कंप्लीट करोगे, मतलब वोल्टेम ट्रांसफार्मर टाइमली ऑर्डर कंप्लीट कर देगा और आपके ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके लिए हमें गारंटी चाहिए, जिसको परफॉर्मेंस गारंटी बोलते हैं। तो वो परफॉर्मेंस गारंटी बैंक के थ्रू होती है। अगर ये कंपनी यानी वोल्टेम ट्रांसफार्मर अपने कॉन्ट्रैक्ट में या अपनी परफॉर्मेंस में या उनको जो ट्रांसफार्मर उसने किसी कंपनी को सप्लाई किया उसमें अगर कुछ कमी आती है और उस कमी को वोल्टेम ट्रांसफार्मर वाले समय से दूर नहीं कर पाते, तो जो सामने वाली पार्टी है जिसने ट्रांसफार्मर लिया वो आपकी बैंक गारंटी को एनकैश कर लेती है। तो हालांकि इनके साथ बहुत अच्छी बात ये है कि इनकी आज तक बैंक गारंटी यानी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो है ना, वो कभी इन्वोक नहीं हुई है। यानी कभी किसी ने, इनको ऐसा अवसर आया ही नहीं कि किसी कंपनी को जिनको इन्होंने माल सप्लाई किया उसने ये कहा हो कि भाई आपने टाइम से परफॉर्म नहीं किया और इसलिए हम आपसे परफॉर्मेंस बैंक गारंटी को एनकैश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका है। दूसरी बात, डिफेक्ट्स बहुत कम है इनके प्रोडक्ट्स में। आप देखिए कितनी क्वालिटी कंपनी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है, कैश बहुत आता है क्योंकि अच्छी क्लाइंट्स हैं तो कैश बहुत आता है, तो कैश जनरेटिंग कंपनी है, तो इन्होंने ये कर रखा है जो कैश आए ना, हम उनको, इन्होंने मैंडेट ले रखा है कि 15% हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी है और बहुत हाई ग्रेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी। म्यूचुअल फंड वाले जो अच्छे कंपनी के जो अच्छे क्रेडिट रेटिंग वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कंजर्वेटिव से ऊपर कंजर्वेटिव है, डिस्कॉम को नहीं देते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। और 1967 में बनी है कंपनी, करीब करीब 60 साल कंपनी को हो गए, उसके बावजूद ये जो कंपनी है ना वो अपने क्षेत्र में माहिर है। लेकिन ये नहीं एग्रेसिव ग्रोथ कर दूं, डेट ले लूं और डिस्कॉम को बेच दूं, पैसा आता रहेगा। मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है। गुजरात बेस्ड, बड़ौदा बेस्ड कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है। और इसलिए कंपनी जो है ना वो बहुत ही ऐसी, इस तरह की जो कंपनी है ना वो बहुत ही कम आपको मिलेंगी जो अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर हो और इस तरह की परफॉर्मेंस रखती हो। अब इसका मार्केट कैप जो है वो 7,000 करोड़ का है, आरओई करीब करीब 24% का। अब इस आरओई में वो जो म्यूचुअल फंड से रिटर्न है ना वो भी शामिल है। तो इसलिए आप ये मत समझिए कंपनी अपने ऑपरेशन से 24% कमा रही है। तो डेट फ्री है और जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा हाई कैश जनरेटिंग है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 38% है। 2 साल में इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% से घटकर 38% आ गई है। और FII 27% होल्ड करते हैं, DII 24% होल्ड करते हैं, रिटेल वाले जो हैं वो 12% होल्ड करते हैं। तो ये जो कंपनी है वो सब तरीके से ठीक नज़र आती है।